अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं ये चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन और सॉल्व करने लगी हूँ। ये प्रॉब्लम नंबर 4.5 ए है। इसको मैं कंप्लीट सॉल्व करूँगी और इसको सॉल्व करने का पर्पस जो है कम्प्लीटली वो ये होगा कि इसकी बेस पे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसकी बेस पे नेक्स्ट चैप्टर कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताती हूँ। सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 4.5 ए बेसिकली ये एक कंपनी है। टेरिफिक टर्म्स फिल्स टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस फॉर लोकल बिजनेसेस। सम बिजनेसेस पे इन एडवांस, अदर आर बिल्ड आफ्टर सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म्ड। तो ये बस एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है। जैसे कि पहले होता है कुछ बिजनेसेस एडवांस पेमेंट करते हैं, कुछ सर्विसेज परफॉर्म होने के बाद उनको बिल दिया जाता है। एडजस्टिंग एंट्रीज आर परफॉर्म्ड ऑन अ मंथली बेसिस। हर महीने के एंड पे एडजस्टिंग एंट्री कर दी जाती हैं। यहाँ ट्रायल बैलेंस गिवन है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड है। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ दिसंबर 31 2011। इस ट्रायल बैलेंस में कहा यह गया है कि बियर इन माइंड दैट एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन मेड ऑलरेडी फॉर 11th मंथ ऑफ 2011। दैट मीन्स जनवरी से लेके नवंबर तक की एडजस्टिंग एंट्रीज इसमें कर दी हुई हैं। सिर्फ एक दिसंबर के महीने की रहती है, बट नॉट फॉर दिसंबर। तो ये हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस सिर्फ दिसंबर के महीने का है। फर्स्ट जनवरी से लेके नवंबर तक की सारी एडजस्टिंग एंट्रीज होने के बाद वो सारी चेंजेस इसमें कर दी हुई हैं। हमने सिर्फ दिसंबर की करनी है, जैसे कि हम पहले करते आए हैं पिछले क्वेश्चंस में। तो ये एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और उसके बाद ये अदर डाटा में कुछ हमें एंट्रीज बताई हुई हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज कि हमने ये करनी है, तो हम ये करेंगे। और उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस जब देखते हैं उसमें कहा हुआ है फॉर ईच ऑफ द नंबर पैराग्राफ प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज कर लेंगे। Determine the amount at which each of the following accounts will be reported in the company's income statement। तो वह कह रहे हैं कि ये जो नीचे कुछ अकाउंट्स दिए हुए हैं, ये वाले फीस अर्न का, ट्रैवल एक्सपेंस का, इंश्योरेंस एक्सपेंस का, इनका फाइनल बैलेंस या एडजस्टेड बैलेंस कैलकुलेट करें। वो भी हम क्लास में एक न्यूमेरिकल में कर चुके हुए हैं, जहाँ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, वहाँ से हमने लेजर अकाउंट्स बनाए थे, उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज़ की थी और एडजस्टिंग एंट्रीज़ के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो बेसिकली जो ये पैराग्राफ है या बी पार्ट है, ये हमसे डिमांड कर रहा है कि हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएं। लेकिन सारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इन अकाउंट्स का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहा है। तो हम पूरा ही ट्रायल बैलेंस दोबारा से बनाएंगे आफ्टर एडजस्टमेंट्स। और फिर जो सी पार्ट है वो ये है कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट्स डिविडेंड्स ऑफ 3000। ये हम देखते हैं कि इस सी पार्ट में हमें क्या कहा गया है, ये हम बाद में करते हैं। पहले हम ए और बी पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है दिसंबर का, जो कि गिवन है। मैंने इसको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या उसको सॉल्व करने के लिए इस वाले ट्रायल बैलेंस को एक्सेल में बना लिया है। यहाँ एक्सेल की शीट में आपको ये नज़र आ रहा होगा। सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। ये है जी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। जो ये क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसको एज इट इज़ मैंने एक्सेल में बना लिया है ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो ट्रायल बैलेंस वहाँ क्वेश्चन में गिवन है उसको मैंने यहाँ बना लिया है और इसका टोटल 225,000 है। और यहाँ पे इस ट्रायल बैलेंस का टोटल भी आप देख सकते हैं। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ 225,000। तो मैंने बस ये जो ट्रायल बैलेंस मेरे पास PDF में था, इसको मैंने एक्सेल में बना लिया। अब हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो हम एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और उसके लिए हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड फीस। अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड फीस अर्नड एज ऑफ December 31 अमाउंट ऑफ $1,500। दैट मीन्स कि हमने ये फ़ीस अर्न कर ली है
बट अनरिकॉर्डेड है। फीस अर्न कर ली है बट अनरिकॉर्डेड है या अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, तो दिस इज़ अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, वो होगा रेवेन्यू अर्नड, ये क्रेडिट होगा। और अमाउंट जो है वो है $1,500 डेबिट और रेवेन्यू अर्न क्रेडिट। ओके, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से क्वेश्चन बाद में कर सकता है। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्ड शो दैट 2500 ऑफ कैश रिसीव्ड ओरिजिनली रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड फीस हैड बीन अर्नड। दैट मीन्स हमने कोई कैश पहले रिसीव कर लिया था लेकिन अर्न अब हुआ है। तो हमने पढ़ी हुई है ट्रांजेक्शन के, जब हम पहले रेवेन्यू एडवांस पेमेंट ले लेते हैं लेकिन अर्न बाद में होता है, तो उस केस में क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट, और रेवेन्यू अर्न जो है वो हो जाता है क्रेडिट। और उसकी फ़ीस जो है कितनी फ़ी है, वो है $2,500। तो ये हो जाएगी, रेवेन्यू अर्न था, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक, और 2500 डेबिट और ये 2500 क्रेडिट। ओके, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है द कंपनी परचेज्ड अ 6 month इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन 1 September फॉर $1,800। अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस, 1 September को 6 month की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ की है और पेमेंट की है $1,800। तो पर मंथ इंश्योरेंस अमाउंट क्या हो जाएगी, 1800 और ये पर मंथ है और डिवाइड बाई 6 मंथ्स के लिए है, तो दैट इज़ 300। तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, और क्या चीज़ डेबिट होगी और क्या चीज़ क्रेडिट होगी। इंश्योरेंस एक्सपेंस, 1 महीना गुजरा है, और एक इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी कहते हैं उसको। ये वैसे डिपेंड करता है कि जो हमारे पास ये बनी हुई है ट्रायल बैलेंस, उसमें किस नाम से गिवन है। हम देखते हैं कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिखा हुआ है या इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, इसमें ये देख लें अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस पहले थी 900। खैर ये कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं, फ़िलहाल हम ये एंट्रीज़ कर रहे हैं, इतनी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये ट्रांजेक्शन हम कर चुके हुए हैं। जिसको इन एडजस्टिंग एंट्रीज़ में से कोई बात नहीं समझ आती, वो मेरे से मैसेज करके बाद में सेपरेट से पूछ सकता है। मैं इन पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही, बस डायरेक्ट एंट्रीज़ कर रही हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 4, on December 1st 2011 the company paid its rent through February 28। तो दैट मीन्स दिसंबर से लेके फरवरी तक का रेंट पे किया है, 3 months का रेंट है। लेकिन इसमें इन्होंने अमाउंट नहीं बताई कि अमाउंट क्या है रेंट की, तो वो हमें ट्रायल बैलेंस में से देखनी पड़ेगी। ये ट्रायल बैलेंस इसमें गिवन है, और ये प्रीपेड रेंट 3000, ये 3 months का है। 3 months का कैसे है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 1 दिसंबर को पे किए और कब तक, February 28 तक। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दैट मीन्स 3 months का है। तो ये 3 months का रेंट है, तो मंथ का रेंट जो होगा वो 1000 होगा। तो इसके लिए अगेन रेंट एक्सपेंस डेबिट बाय 1000, और प्रीपेड रेंट और उसकी जो अमाउंट है वो है 1000 क्रेडिट। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांजेक्शन नंबर 5, ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड एट December 31st अमाउंट टू $400। दिस इज़
सम सॉर्ट ऑफ ट्रिकी, इसमें कुछ थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि दिसंबर 31 के एंड पे जो सप्लाईज़ बाकी बची हैं वो हैं 400, जो हमारे स्टोर रूम में पड़ी हैं वो 400 हैं, और जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में सप्लाईज़ गिवन हैं ऑफिस सप्लाईज़ वो हैं 600। अब ये ट्रायल बैलेंस में 600 हैं और हमारे पास जो स्टोर में पड़ी हैं वो 400 हैं। तो इसका मतलब है कि दिसंबर के महीने में 200 ऑफिस सप्लाईज़ यूज़ हो गई हैं। तो जो यूज़ हो जाती हैं वो एक्सपेंस बन जाती हैं, तो दैट इज़ सप्लाईज़ एक्सपेंस। सप्लाईज़ एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा और उसकी अमाउंट है 200। और क्रेडिट क्या होगा, सॉरी ये सप्लाईज़ के स्पेलिंग मिस्टेक, और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएंगी सप्लाईज़, और सॉरी सप्लाईज़ ओनली, एक्सपेंस खुद ही आ गया, तो ये हो जाएगा 200 क्रेडिट। ओके, देन ट्रांजेक्शन 6, all equipment was purchased when the business was formed. The estimated life of the equipment at that time was 10 years or 120 months. So this is the useful life of the equipment. अब हमने इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। इक्विपमेंट की जो एक्चुअल कॉस्ट है, ये यूज़फुल लाइफ यहाँ से याद कर लें 120 मंथ्स, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। यूज़फुल लाइफ इज़ 120 मंथ्स, और जो उसकी इक्विपमेंट की वो है कॉस्ट है, ये इक्विपमेंट है, इसकी कॉस्ट है 60,000, तो कॉस्ट इज़ 60,000। तो यहाँ से आप उसकी पर मंथ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगी 60,000 डिवाइड बाय 120 एंड दैट इज़ 500। तो दिस इज़ द मंथली डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन की एंट्री हमें पता है क्या होती है, क्या चीज़ डेबिट होती है और क्या क्रेडिट होता है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और ये चूँकि इक्विपमेंट की है तो हम इसके आगे कॉलम में इक्विपमेंट लिख देंगे, और क्रेडिट क्या होगी, वो होगी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, और इसके आगे भी हम कॉलम में लिख देंगे इक्विपमेंट, ये हो जाएगी क्रेडिट, और दोनों की अमाउंट जो है वो है 500। ओके, देन कम्स जी transaction number 7. Transaction 7 is about on August 1st the company borrowed $1,200 by signing a 6-month 8% note payable. The entire amount plus 6-month accrued interest is due on February. अगस्त में हमने लोन लिया है, फरवरी में रिटर्न करना है, अमाउंट इज़ 12,000 रुपीज़, और उस इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा वो कैलकुलेट करें, सोचें कितना लगेगा इंटरेस्ट। तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ मैं इस साइड पे कैलकुलेट कर रही हूँ। जो लोन की अमाउंट है वो है 12,000 और 8% इंटरेस्ट रेट है। लोन इज़ 12,000 और इंटरेस्ट इज़ 8%। तो यहाँ से हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.08। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास एनुअल, और इसको जब हम डिवाइडेड बाय दिस और इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मंथली इंटरेस्ट रेट आ जाएगा जो कि है 80। सो इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री करते हुए हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसकी अमाउंट है 80, और क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट पेएबल। ये एडजस्टिंग एंट्रीज भी हम पहले कर चुके हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी को समझ ना आए तो वो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 8। ट्रांजैक्शन नंबर 8,
अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड सैलरीज, दैट मीन्स हमने सैलरीज इनकर हो गई हैं लेकिन हमने अभी तक पे नहीं की, तो सैलरीज पेएबल है 2700 अमाउंट है, तो दैट इज़ सैलरीज एक्सपेंस 2700 और सैलरीज पेएबल और वो भी है जी 2700। ओके, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एस्टिमेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर, टोटल 15,000 टैक्सेस आर ड्यू इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2012। तो ये पूरे साल के हैं, तो 1 मंथ के क्या होंगे बताएं। तो हम ये टैक्सेस वाले पे थे। इनकम टैक्स जो है वो टोटल 15,000 है जो हमने पूरे साल में पे करने थे। तो यहाँ एक ट्रिकी बात ये है कि अब इस मंथ हमने कितने टैक्सेस पे करने हैं। तो उसमें एक चीज़ आपने देखनी होती है कि जो ये ट्रायल बैलेंस गिवन है इसमें यहाँ देखें इनकम टैक्स एक्सपेंस 12,000, टोटल 15,000 टैक्सेस हमने पे करने थे जिसमें से 12,000 पे कर दिए हुए हैं, तो बाकी सिर्फ 3,000 रह गए हैं पे करने वाले। तो हम सिर्फ उन 3,000 की एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, दैट इज़ इनकम टैक्स एक्सपेंस वो है 3,000 और दूसरा है इनकम टैक्स पेएबल और उसकी अमाउंट जो है वो भी है 3,000। तो ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं ये कंप्लीट हो गई हैं, मीन्स हमारे उस क्वेश्चन का पार्ट 1 जो है ये इंस्ट्रक्शंस में से ही पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बी पार्ट था वो कहते हैं कुछ अकाउंट्स, ये जो फॉलोइंग अकाउंट्स हैं इनके बैलेंस कैलकुलेट करें। चलिए करते हैं। सबसे पहले है फ़ीस अर्नड। अब फ़ीस अर्नड या रेवेन्यू अर्नड एक ही बात है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि हमें कन्फ्यूजन ना हो, जहाँ कहीं हमने रेवेन्यू अर्न लिखा है वहाँ मैं फ़ीस अर्न कर देती हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ एक्चुअली इसमें भी इन्होंने रेवेन्यू अर्न की बजाय फ़ीस अर्न लिखा हुआ है, तो इधर भी मैं फ़ीस अर्न लिख देती हूँ। आप फ़ीस अर्न लिखें या ना लिखें, लेकिन ये बात माइंड में रखें कि रेवेन्यू और फ़ीस एक ही चीज़ है और इनका लेजर जो है वो एक ही बनेगा। तो हमें इस फ़ीस अर्नड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसका लेजर बनाऊंगी या टी अकाउंट जो हम लोग पहले बनाते रहे हैं। मैं इसका टी अकाउंट बनाऊंगी और टी अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ीस अर्नड या रेवेन्यू अर्नड, एक ही बात है। फ़ीस अर्नड स्लैश रेवेन्यू अर्नड दोनों नाम मैं लिख देती हूँ, जो भी आप लोग लिखना चाहें इसमें कोई गलत नहीं है। और उसके बाद हमने टी अकाउंट बनाना है इसका, तो टी अकाउंट बनाते हुए हम क्या करते हैं, हम इसकी एक साइड डेबिट होती है एक साइड क्रेडिट होती है। सेंटर में हम एक लाइन लगाते हैं, लेट्स सी। तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो देखते हैं यहाँ पे पहले जो बैलेंस है फ़ीस अर्नड का वो है 75,000। तो इसके इस लेजर अकाउंट में मैं ये क्रेडिट साइड पे है, लिहाजा क्रेडिट साइड पे मैं 75,000 लिख रही हूँ। उसके बाद हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ में देखते हैं कहाँ कहाँ फ़ीस अर्नड आया है। एक ये फ़ीस अर्नड है 1500, एक ये फ़ीस अर्नड है 2500, तो ये दोनों क्रेडिट है। इन दोनों को मैं क्रेडिट साइड पे लिख देती हूँ, दैट इज़ 1500 एंड 2500। और तो मेरा ख्याल है किसी में फ़ीस अर्न नहीं है, फिर भी एक दफ़ा मैं देख लेती हूँ, और किसी एडजस्टिंग एंट्री में फ़ीस अर्न नहीं आया। तो अब इसका न्यू बैलेंस क्या होगा, वो होगा इज़ इक्वल टू सम ऑफ दीज थ्री, वो सॉरी फॉर्मूला लग गया, इक्वल टू सम एंड देन
this is close and this is 79,000. this is the new balance of fees earned. तो इस 79,000 को मैं यहाँ पे ये 7 फीस अर्न थी, इसके सामने इस वाले कॉलम में मैं इस कॉलम को खाली कर लेती हूँ। इन नेक्स्ट दोनों कॉलम्स को मैं यहाँ पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस साथ साथ बनाती जाऊँगी। मैं इसके ऊपर हेडिंग दे देती हूँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इसलिए है क्योंकि जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज़ की थी अब उनका बैलेंस हम साथ ऐड कर रहे हैं। साथ ऐड ऐसे कर रहे हैं कि हमने देखा फीस अर्न पहले 75,000 थी, इसका लेजर हमने बनाया और न्यू कैलकुलेशंस की तो उसके अकॉर्डिंग ये 79,000 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पोर्शन क्रिएट कर देती हूँ ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं थोड़ा सा थिक करना चाह रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। ओके खैर छोड़ देते हैं। नो 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 अच्छा जी, तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की मैंने हेडिंग दे दी और ये इसके साथ इन दो कॉलम्स में मैं एडजस्ट करके वैल्यूज़ एंटर करती जा रही हूँ। ये 79,000 की कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने की, ये 79,000 की कैलकुलेशंस होगी। तो मैं बेसिकली ये चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ इन अकाउंट्स का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस या न्यू बैलेंस ना कैलकुलेट करूँ, मैं सारे ट्रायल बैलेंस का ही न्यू बैलेंस कैलकुलेट करती हूँ। कैसे करूँगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कैश, कैश से रिलेटेड देख लें कोई हमने एडजस्टिंग एंट्री की है? कैश से रिलेटेड हमने कहीं कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं की। दैट मीन्स कैश की अमाउंट जो ऑलरेडी है वो एज़ इट इज़ ही लिखी जाएगी। तो मैं ये 27,020 ये एज़ इट इज़ ही लिख देती हूँ जैसे कि पहले लिखी हुई थी। नेक्स्ट इज़ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जो है 59,200 है। यहाँ पे देखें, हाँ अब अकाउंट रिसीवेबल की एक एंट्री है, ये पहले भी डेबिट है, ये इधर भी डेबिट है, लेकिन वैसे तो इन दोनों ने ऐड होना है, लेकिन अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐड होना है तो मैं इसका ट्रायल बैलेंस बना देती हूँ। ये वाला ट्रायल बैलेंस चूँकि हमने कर लिया हुआ है लिहाजा इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इसी की जगह मैं लिख रही हूँ अकाउंट रिसीवेबल का ट्रायल बैलेंस हम बनाने लगे हैं। अकाउंट रिसीवेबल की पहले वाली जो अमाउंट है इस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमारे पास वो है 59,200। अकाउंट रिसीवेबल 59,200। सो मैं डेबिट है, मैं इसको डेबिट साइड पे लिख देती हूँ 59,200। और जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ में अकाउंट रिसीवेबल की हमारे पास वैल्यू है वो है 1500 और ये भी डेबिट है, लिहाजा इसमें 1500 ऐड हो जाएगा डेबिट साइड पे ही। और एडजस्टिंग एंट्री में देख लें कहीं कोई अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल और किसी एडजस्टिंग एंट्री में नहीं है। सो बस हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस, और आंसर इज़ 60,700। तो ये एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस, जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम बना रहा है उसमें हम लिख देंगे क्या वैल्यू थी, सॉरी 60,700। तो ये होगी है 60,700। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। दिस इज़ ट्रिकी। अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस पहले थी 900। यहाँ पे देखें हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज़ में कहीं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का नाम है? जी बिल्कुल है, और ये हो रही है क्रेडिट 300। यहाँ जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है वो है डेबिट। तो इसका लेजर या टी अकाउंट हम एक दफ़ा दोबारा बनाते हैं। ये है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस और इसकी अमाउंट क्या है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की अमाउंट यहाँ से देख लें 900 है और डेबिट है। तो डेबिट वाले कॉलम में हम लिखेंगे 900 और जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ हमने की हैं
उसमें ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है ये है 300 और ये क्रेडिट है, तो मैं इसको क्रेडिट साइड पे लिखूँगी 300। अब हमें पता है कि हम इसका बैलेंस कैसे निकालते हैं, 900 माइनस 300 आंसर इज़ 600, और वो जो साइड बड़ी होती है हम उस साइड पे लिख देते हैं। तो दैट मीन्स अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वैल्यू आएगी वो ये 600 आएगी और ये डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है और ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, तो यहाँ इसकी अमाउंट जो है ये 600 आ जाएगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। इसी तरह फिर प्रीपेड रेंट है 3000। यहाँ देखें प्रीपेड रेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, लेकिन यहाँ पे प्रीपेड रेंट 3000 डेबिट है, इधर प्रीपेड रेंट क्रेडिट है। तो इसका भी हमें ट्रायल बैलेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट के ऊपर हमने अमाउंट देखी थी कि वो क्या है। प्रीपेड रेंट इज़ 3000 डेबिट, और यहाँ जो प्रीपेड रेंट है हमारे पास वो 1000 है और वो क्रेडिट है, तो क्रेडिट की वजह से हम इसको इस साइड पे लिखेंगे और इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2000 और वो डेबिट साइड पे आएगा। लिहाजा हम इस प्रीपेड रेंट, ये जो प्रीपेड रेंट है इसके सामने जो न्यू बैलेंस है दैट इज़ 2000, और कहाँ से आया है ये हमने उस टी अकाउंट से कैलकुलेट किया। सो इसी तरह आप ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैं इस पर टाइम लगाने की बजाय डायरेक्टली इसकी वैल्यूज़ लिख देती हूँ। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से पूछ सकता है कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो मैं ना इन सब की वैल्यूज़ लिख रही हूँ। ओके, तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ इसमें एंटर कर दी हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कैलकुलेशंस करके। इसमें से जिस वैल्यू कोई आपको क्लियर ना हो, जिसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकती हैं। लेकिन जब मैंने इसको बैलेंस किया है, जब मैंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो बनाया था उसका सम किया है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ दोनों की स्लाइटली डिफरेंट आ रही हैं एक दूसरे से। ये 232 है जबकि यहाँ 224 है। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीज़न्स। रीज़न एक ये जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि चूँकि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कंप्लीट ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डिमांड नहीं किया, तो इसका मतलब है कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि उन्होंने हमें नहीं दी थी। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ डिमांड की हैं जो यहाँ पे गिवन है, मतलब सिर्फ ये 10 अकाउंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो मे बी उस वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है ये बैलेंस नहीं हो सका। तो अगर आपको कहीं कोई मिस्टेक नज़र आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस आप ये समझ लें कि आप ये जो मैंने वैल्यूज़ न्यू कैलकुलेट की हैं या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट हुई हैं। इसमें किसी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी वैल्यू में तो आप मेरे से पूछ सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप पहले पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी है। ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोग पढ़ चुके हुए हैं। हमने जो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है, इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद ही यही था कि यहाँ से हम न्यू स्टेटमेंट्स जो हैं वो बना सकें। तो ये न्यू स्टेटमेंट्स बनाना जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी। तब तक आप ये क्वेश्चन एक दफ़ा कंप्लीट कर लें ताकि पिछला चैप्टर हमारा कम्प्लीटली रिवाइज हो जाए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाला, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे और आपको ये अनएडजस्टेड और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा, तो मैं ज़रा ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन कर सकूँगी इससे नेक्स्ट स्टेप जो हमारे अकाउंटिंग साइकिल के रहते हैं। तब तक थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।